कि हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं और मनुस्मृति को जला के यह कहना चाहे हैं कि हम मनु के विधान को नहीं मानते हैं। हम भारत के संविधान को मानने वाले, तुम मनु के विधान को मानने वाले हो। इसलिए हमने आज महिलाओं को नीचे दिखाने वाली सोच, इस सोच के खिलाफ हम लोग हैं और यह जला के सांकेतिक रूप से जो 1927 में बाबा साहब ने शुरू किया था उसी को आगे लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। जब मनुस्मृति का कोई मायने नहीं है देश में तो फिर क्यों जलाते रहो? नहीं, मनुस्मृति के मायने संविधान से देश चल रहा ना, मधु के विधान से थोड़ा चल रहा। जो मनु का विधान था वो तो खत्म हो गया। देखिए, जब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे संविधान पे या भाजपा सरकार ये आरएसएस का जो पूरा मैकेनिज्म है उस पे मनुवाद को थोप रही है। नहीं, वो पढ़ी है, वो जानती भी है, लेकिन वो चाटुकारिता में इतना लिप्त है, वो ये नहीं समझ पा रही है। वो महिला एक मिसेज जोशी एक पत्रकार है, वो मनुस्मृति का, लेकिन उसमें लिखा गया है कि नारी जो है पशु समान है, नारी को संपत्ति का अधिकार नहीं है, नारी को अकेले बाहर जाने का अधिकार नहीं है, नारी को बचपन में पिता, शादी के बाद हस्बैंड और बुढ़ापे में पुत्र के साथ ही बाहर जा सकती है। लेकिन जोशी जी को ये सब मतलब नहीं है, वो लोग अपने एलीट है, वो लोग खुद ब्राह्मणवादी सोच से पीड़ित है। लेकिन आप हुआ शुद्राज जब अंबेडकर की पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला कि इस देश की सारी महिलाएं शुद्र है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, क्योंकि वह सब इस सत्तात्मक, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर दबे हुए हैं। इसलिए प्रियंका भारती को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। प्रियंका भारती हमारी बैचमेट है, हम लोग साथ में पीएचडी कर रहे हैं, वो दूसरे सेंटर से हैं और एक सबल नारी है। और उन्होंने इस बात को कहा वहाँ पे मनुस्मृति को सरेआम ऑन एयर फाड़ के देश में एक नया बहस छेड़ी है प्रियंका भारती कि हम महिला जो है, हम फूलन को मानने वाली महिला है, मनु को मानने वाली महिला नहीं है। जी देखिए, कांग्रेस की तरफ निशाना है। देखिए, उनका निशाना जो भी हो, सबसे बड़ी बात है कि इसी कांग्रेस ने संविधान की लड़ाई लड़ी है। संविधान को लाने से लेके आप गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1929 से आगे से देख लीजिए, 1947 में नेहरू जी का क्या रोल था, अंबेडकर और कांग्रेस का क्या रोल था। तो भारतीय कांग्रेस संविधान को बचाने की लड़ी है। आप जो बात कर रहे हैं इमरजेंसी की वाली बात कर रहे हैं और जो आप बात कर रहे हैं 42वां संशोधन इसकी बात कर रहे हैं, उसमें आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसी में ये जो सेकुलर वर्ड है उसको जोड़ा जाता है, फ्रेटर्निटी वर्ड है उसको जोड़ा जाता है और ये मैसेज दिया जाता है। क्योंकि इंदिरा गांधी जी को डर था कि ये जिस तरीके से ये नारंगी नंग अपना फन फैला रहे हैं, जिस तरीके से ये संघी अपना फन फैला रहे हैं, एक दिन ये सामाजिक समरसता के लिए, ये सोशल हार्मनी के लिए, सोशल हमारे फ्रेटर्निटी के लिए घातक हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक सेकुलर वर्ड को इसमें जुड़वाया और ये बार बार कहते हैं कि नहीं सेकुलर तो बाद में जुड़ा गया है, बाद में जुड़ा गया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी एक्ट्स हैं आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भले ही यहाँ पे अगर सेकुलर नहीं भी लिखा गया था, उसके जो प्रिंसिपल्स थे, इन प्रिंसिपल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था। आप आर्टिकल 36 से 51 तक देख लीजिए। बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि ये संविधान पुराना हो गया, अब इसको बदल देना चाहिए। देखिए, चुनाव में बात भी चली कि 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे हम। इसलिए वो तो पार नहीं हो पाए ना। कोई भी चीज़ पुरानी बदलनी नहीं जाती है, पुराने चावल फार भी तो होते हैं। पुरानी चीज़ जो है और संविधान जो है, भारत का संविधान यही तो है, एक जीवित डॉक्यूमेंट है। आप इसको जाके देखिएगा, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पे चेंज करने का प्रोविज़न है, जहाँ पे चेंज करने की नहीं ज़रूरत है वहाँ पे स्ट्रिक्ट है। आप केशवानंद भारती केस में जाके देख लीजिए, आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का वो इंटैक्ट है, लेकिन ऐसे चीज़ जो कि समय के साथ, टाइम एंड स्पेस के साथ ज़रूरत है कि उसमें चेंज करने के लिए, उसमें चेंज करने का भी प्रावधान है। तो भारत का संविधान जो है एक सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा डॉक्यूमेंट है, जो कि बहुत ही कम देश में ऐसा है। अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी अंबेडकर के अपमान की, अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी इस बात की कि अंबेडकर को भगवान से कम दिखाना, अमित शाह को इस बात से माफ़ी मांगनी होगी कि उन्होंने बहुजन का अनादर किया है। इन सब चीज़ के लिए न सिर्फ माफ़ी मांगनी होगी, अमित शाह को इस्तीफ़ा भी देना होगा। और ये लड़ाई जो आपने संसद में लास्ट सत्र में देखा है, वो सत्र खत्म होने के बाद हम लोग सड़क पे वही लड़ाई कर रहे हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में जाते हैं, ओबीसी सीट को एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल। क्या देश में कोई ओबीसी ऐसा नहीं है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाए? मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू में, मेरा 1.5 मिनट 2 मिनट इंटरव्यू चलता है और हमारे जिस सीट पे जाते हैं उसको एनएफएस कर दिया जाता है। वहाँ पे आपको मनु दिखेगा, आपको मनु जहानाबाद में परसों की घटना में दिखेगा, जहाँ पर एक युवक, एक सफाई कर्मचारी जब पानी पीने जाता है और एक लोटा छू लेता है तो उसको पीट पीट के हत्या कर दी जाती है। तो आप पैनी नज़र से देखिएगा तो आपको ढाबों पर,
सड़क पर, स्कूल में, संसद में, हर जगह आपको मनु दिखाई देगा। ओबीसी तो खुद अत्याचार करता है दलित पे, देखिए। देखिए ये बात जो भी हम ब्राह्मण को ख़त्म करने की बात नहीं, हम ब्राह्मणवाद की ख़त्म करने की बात करें। अगर ओबीसी में भी कोई आदमी अपने आप को दूसरे आदमी से श्रेष्ठ समझता है, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो मैं उसको भी ब्राह्मणवादी सोच का मानता हूँ। आप लोग बात समझिए, हम लोग मनुवाद के खिलाफ है, हम लोग मनुस्मृति के खिलाफ है, हम लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। इस बात को आप लोग समझिए। संसद में अमित शाह ने जो बयान दिया बाबा साहब को लेकर, कहा जा रहा अपमान कर दिया है बाबा साहब। आपको भी लगता है अपमान? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी तो अपमान की बात यही है कि बाबा साहब को यह कहना कि इतना अगर भगवान का नाम लिए रहते तो भगवान के पास चले जाते, स्वर्ग मिल जाता। मेरे लिए तो भगवान अम्बेडकर ही हैं, मेरे लिए तो भगवान अम्बेडकर ही हैं। तो मैं इस तरीके से एक अपमान की तरह देखता हूँ। और पहले तो अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी, उसके बाद उनको इस्तीफ़ा देनी होगी, नहीं तो जो देश भर में जो आंदोलन चल रही है उनके इस्तीफे तक ये आंदोलन चलती रहेगी। और उन्होंने सफाई दे दी मीडिया पर आकर के, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाए। माफ़ी मांगे वो सफाई क्या होता है? वो तो हर बयान, क्या वो सावरकर का भी सफाई देंगे? क्या वो गोलवलकर ने जो बोला उसकी भी सफाई देंगे? क्या मोहन भागवत में ने बोला कि ये देश में जो संविधान है वो बाहरी चीज़ है, उसमें कुछ भी भारतीय नहीं है? क्या उसका भी ये उस बात की भी सफाई देंगे? हमें सफाई नहीं, हमें माफ़ी चाहिए। हमें सफाई नहीं, हमें अमित शाह का इस्तीफ़ा चाहिए। हम सफाई नहीं चाहते हैं। लगता है आपको इस्तीफा देंगे वो? उनको देना पड़ेगा, नहीं तो संसद में राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के लोग, डीएमके के लोग, सारे लोग लगे हुए हैं। सड़क पे हम लोग हैं, हम लोग डोमा परिसंघ के, हम लोग 85%, हम लोग बहुजन जो लोग हैं, जो मूल निवासी है, वो सड़क पे लगे हुए हैं। तो सड़क से लेकर संसद तक यह लड़ाई चलती रहेगी। पर ये कहा जाता है कि देखिए अभी संविधान से देश चल रहा है, प्रधानमंत्री सर माथे संविधान को लगाते हैं, कहीं पर भी मनुस्मृति का कोई विधान चल नहीं रहा है, उसके बावजूद भी मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। कोई ग्रंथ है? देखिए मोदी जी बहुत ग्रंथ को अपने सर पे लगाते हैं। मोदी जी कुरान को भी अपने सर पे लगाते हैं, उसके बाद फिर जाके कहते हैं कि कपड़े से हम पहचान लेते हैं कौन दंगाई है कौन दंगाई नहीं है। तो माथे से लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिल से लगाने की ज़रूरत है। हम लोग दिल से संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप संविधान को माथे से लगा लेते हैं और आप देख रहे हैं कि ओबीसी के रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जितने भी मिनिस्ट्री है, पहले बहालियाँ निकलती थी, अब उसमें यंग स्कॉलर प्रोफेशन नाम से एक पद निकाल दिया गया है। 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे दिया गया है। और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में आपको भी मालूम है कि कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को, अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है। तो अब ये लोग रिजर्वेशन को ख़त्म करने का एक तरीका ढूंढ लिया है कि परमानेंट पोजीशन को कॉन्ट्रेक्चुअल करो, और चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल में रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं अपनाना है, इसलिए उसको नहीं अपना रहे हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम है, ये जो संघीय इकोसिस्टम है, वो हर तरीक़ा से आप देखिएगा कि बहुजन को, जो 85% आबादी है, उसको हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है। आज एक दलित, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई डर में जी रहा है भाई। कोई सिख को अलगाववादी कह दे रहा है, कोई ईसाई को कह रहा है दूसरा देश चले जाओ, मुस्लिम को पाकिस्तान चले जाओ। तो वो डर का माहौल है और ये इकोसिस्टम है। आपको समझना होगा कि आपको तो कुछ नहीं किया, अरे हमें बिना, अगर मैं एक घटना की जिक्र करना चाहता हूँ कि मेरा मुंह छोटा हो गया था, दाढ़ी बड़ा हो गया था, तो लोग जब बाहर जाते थे हम, तो हमसे ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि अच्छा मुसलमान है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को जो पीजी होती है ना, वो भी उसकी धर्म पूछ के दिया जाता है कि मुस्लिमों को नहीं मिलेगा, कश्मीरियों को नहीं मिलेगा। और अब तो नया काम शुरू हो गया ना देश में, घरों में मंदिर खोदे जा रहे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर निकाले जा रहे हैं। देखिए ये खोदते खोदते एक दिन भारत की आत्मा को खोद देंगे, ये भारत की जड़ को खोद देंगे। भारत की जड़ जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इन धारणाओं पर बनी थी, उस धारणाओं के जड़ को भी ये खोद देंगे। ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारत की आत्मा को न खोद दे। ये इनको देश से प्यार ही नहीं है भाई। देश कौन है? देश हम ही लोग हैं ना। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंदर जो प्रिजुडिसेस होते हैं वो आपके मुंह पे आ जाता है आप बोलने के दौरान। अमित शाह मानते हैं किसको? सावरकर को। आप सावरकर का स्टेटमेंट जाके देखिए कि दिस इज़ एलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह बाहरी कॉन्स्टिट्यूशन है। आप गोलवलकर का स्टेटमेंट जाके देखिए, आप मोहन भागवत का स्टेटमेंट जाके देखिए।
तो इनके संस्कार में ही संविधान विरोध है, इनके संस्कार में ही। बदलते रहते हैं ना अपने बयान, देखिए वो तो लगातार बदलते रहते हैं। उनके संस्कार नहीं बदले हैं। देखिए हमेशा भी संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर कहते हैं कि संस्कार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। इनके ऊपर जो संघ के लोग बैठे हुए हैं वो संस्कार देते हैं इनको संविधान विरोधी संस्कार, वो संस्कार देते हैं इनको बहुजन विरोधी संस्कार के। भागवत ने तो अभी बयान दिया 3-4 दिन पहले कि ये हिंदुओं के कुछ लोग नेता बनना चाह रहे हैं, इस प्रकार का जो देश में ये कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं ये लोग, ये हिंदुओं के नेता बनना चाह रहे हैं, फर्जी लोग हैं ये। और यही मोहन भागवत का राम मंदिर पे स्टेटमेंट देखिए, यही मोहन भागवत का भारतीय झंडा पे मोहन भागवत का स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट 2008 के करीब, कि ये झंडा में जो 3 रंग है वो अशुभ है, ये कभी भी भारत के लिए शुभ नहीं हो सकता है। क्या इस बात की भी सफाई देगा अमित शाह? 4 रंग है उसमें, किसने कहा? वो बीच में चक्र भी नहीं, उनके हिसाब से वो 3 रंग ही हैं। तो इस बात का भी कि वहाँ पे सिर्फ भगवा झंडा होना चाहिए, भगवा कलर का ही होना चाहिए। तो आप समझिए ये पूरा इकोसिस्टम है। ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से ऐसा ही अम्बेडकर का अपमान निकल गया। वो अपने निजी जीवन में, अपने वैचारिक जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा से बहुजन आदर्शों का अपमान करते रहे हैं। ये संयोग था कि संसद में भी वो अपमान उनसे हो गया।